हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी 10th क्लास का थर्ड चैप्टर के नोट्स। फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बता दिया है। और आज हम देख रहे हैं थर्ड चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी यानी कि 1815 से 1914 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल देखेंगे हम यहाँ पर। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले परिचय। वैश्विक दुनिया के निर्माण का एक लंबा इतिहास है। व्यापार का, प्रवास का, काम की तलाश में लोगों का, पूंजी की आवाजाही का और बहुत कुछ। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम आज हमारे जीवन में वैश्विक अंतर संबंध के नाटकीय और दृश्य संकेतों के बारे में सोचते हैं, हमें उन चरणों को समझने में आवश्यकता है जिनके माध्यम से यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं वह उभर रहा है। हम एशियंट के बारे में देखेंगे, यहाँ पे प्राचीन काल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। सेकंड है, वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी भी ले आए। थर्ड है, 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिमी एशिया के साथ जोड़ा। फोर्थ है, रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। और फिफ्थ है, भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। यहाँ पे हम रेशम मार्ग के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों में सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रोड, जिसे पश्चिम से भेजे जाने वाले चीनी रेशम का काफ़ी महत्व था। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। भोजन की यात्रा। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। स्पेगेटी और नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ संभव पास्ता अरब यात्रियों के साथ इटली पहुँचा। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि पास्ता किस तरीके से इटली पहुँचा, ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमारे खाद्य पदार्थ अमेरिका पी के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों जो अमेरिका में रहते हैं, इंडियन, उनके बारे में बात की जा रही है। इंडियनों से हमारे पास आए हैं। व्यापार, आप इनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। अब विजय हेडिंग है ये। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे हम बीमारी के बारे में देखेंगे, क्या क्या डिजीज़ थे। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ पहुँचे थे, यानी कि ये उनके साथ ही वहाँ पर पहुँचे थे। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश मांग को
पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में खाद्य उत्पादन का विस्तार हुआ। थर्ड है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू। उद्योगपतियों और शहरी निवासियों ने सरकार को कॉर्न लॉ को ख़त्म करने के लिए मजबूर किया। फोर्थ है टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिफ्थ है यहाँ पर यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को उपनिवेश के रूप में जीत लिया। और सिक्स्थ है लास्ट, भारत में गिरमिटिया श्रमिकों का पत्रायन। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है आप लोगों का पहला प्रवाह व्यापार का होता था, दूसरा श्रम का प्रभाव होता था और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, यानी कि व्यापार, श्रम और पूंजी। नेक्स्ट है तकनीक की भूमिका। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों भी परिणाम भी होती है। कारकों की भी परिणाम हो, यहाँ पे की भी होगा, यहाँ पे की परिणाम भी होती है। एग्जाम्पल है इसका उपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाना था। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। भारत में महामारी या महामंदी फर्स्ट पॉइंट है इसका उपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। सेकंड है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। थर्ड है कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। फोर्थ है पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। और फिफ्थ है उद्योगों को रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे। नेक्स्ट है युद्धोत्तर काल। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहला पॉइंट है आप लोगों का पहला खेमा मित्र राष्ट्र, इसमें आएंगे आप लोगों के ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सेकंड है दूसरा खेमा धुरी शक्तियाँ, इसमें आएंगे आप लोगों का नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। अब नेक्स्ट है आप लोगों का विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। पहला पॉइंट है दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक मिले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। और सेकंड है बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। सरकार के पास वस्तुओं और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अब आता है यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स संस्थान, यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। कितने बच्चों को काफ़ी ये लेंथी लग रहा होगा, पर ये लेंथी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट के साथ साथ मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के जो पॉइंट हैं उनको भी मैंने डाला है, पीवाईक्यू जो थे उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और जो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को लेंथी लगेगा, बट ये लेंथी इतना नहीं है क्योंकि ये सबका मिक्सचर है, सबका मिक्सचर नोट्स बनाए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को बार बार अलग अलग से नोट्स ना बनाने पड़े।
अब हम इसके बारे में जानते हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थान युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा गया। सेकंड है 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। थर्ड है सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिससे अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, समाचारों में भी बहुत प्रसिद्ध रहा, ये सुर्खियों में रहा ये शब्द। इससे आप देखा होगा कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो हल्का फुल्का युद्ध बोलेंगे, उसको पूरा युद्ध नहीं बोलेंगे, तो उसमें जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद उन लोगों को IMF से सहायता दी गई। तो ये वही संस्थान है, की स्थापना की गई। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शुरुआत और वैश्वीकरण। भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद। ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क की उच्च दरें लगा दी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगपति वस्त्रों के लिए विदेशी बाजार की तलाश करने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सेकंड है अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील और अफीम यानी कि इंडिगो और ओपियम की खेती करने के लिए दबाव बनाया। नील ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था तथा अपनी अफीम यानी कि 1820 ईस्वी से चीन को निर्यात किया जाता था। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध यानी कि उनके हम संबंध देखेंगे। IMF, वही जो मैंने आप लोगों को बोला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के बारे में, और विश्व बैंक की स्थापना, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के बारे में। सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना की। सेकंड है पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। थर्ड पॉइंट है विश्व बैंक और IMF ने वर्ष 1947 से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था जोड़ने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रा ने स्थिर विनिमय दर का पालन किया। नेक्स्ट है आप लोगों का विकासशील राष्ट्रों की दशा। नवस्वतंत्र राष्ट्र उपनिवेशीकरण के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा नियंत्रित थे। ऐसे में अधिकांश विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और समूह 77 यानी कि G77 का गठन किया। यहाँ आई थिंक आपका 7 होना चाहिए, चलो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिससे उन्हें प्राकृतिक संस्थानों पर नियंत्रण, विकास में सहायता, कच्चा माल और विकसित देशों के बाज़ारों में माल को बेचने की उचित अवसर मिले। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी
बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना, अर्थात विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना। वैश्वीकरण में प्रवाह निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इसको देखेंगे हम कितने प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। सेकंड है पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर सुगमतापूर्वक जाना। थर्ड है वस्तुओं का कई देशों में निर्बाध रूप से पहुंचना। और फोर्थ है व्यापार और बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की सुगम आवाजाही। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का जनक कौन था या कौन है। सन 1992 यानी कि 1992 में समाजशास्त्री रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था। इसलिए समाजशास्त्री रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। वैश्वीकरण के कारण संचार व सूचना क्रांति। सेकंड है शीत युद्ध का अंत। और थर्ड है पूंजीवाद का प्रभाव। ये आप लोगों को तीनों पॉइंट अच्छे से याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्टेट लेवल की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। पहला है संचार व सूचना क्रांति, सेकंड है शीत युद्ध का अंत और थर्ड है पूंजीवाद का प्रभाव। वैश्वीकरण के गुण या लाभ अथवा महत्व, ये आप लोगों के मेंस में आ सकते हैं। मेंस में इस तरीके से पॉइंट आते हैं तो आप लोगों को ये अच्छे से यहाँ पर नोट करना है। वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी धारणा है जिससे न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। वैश्वीकरण के गुण लाभ इस प्रकार है। पहला है नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। सेकंड है जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती हैं। थर्ड है विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। और फोर्थ है विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। फिफ्थ है विदेशी व्यापार में वृद्धि। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। और सिक्स्थ है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। अगर आप करंट में देखेंगे। 7 है तीव्र आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिलता है तथा विदेशी पूंजी का विनियोग बढ़ता है। इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। एट पॉइंट है आप लोगों का स्वस्थ औद्योगिक विकास। वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में कई शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हो जाती हैं
तथा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए देशी उद्योग अपने को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। इससे देश में स्वास्थ्य औद्योगिक विकास होता है। यानी कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ऋण एवं घाटे में चलने वाली इकाइयां भी अपना सुधार करने का प्रयास करती हैं। 9th पॉइंट है आप लोगों का, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का पर्याप्त मात्रा में होता है, उसका निर्यात व्यापार तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है एवं भुगतान संतुलन की समस्या का निदान होता है। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, उत्पादकता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण देश में अपनी वस्तुओं की मांग बनाए रखने एवं निर्यात में सक्षम बनने के लिए देशी उद्योग अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कार उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग ने इस दिशा में प्रभावी सुधार किया है। यहाँ पे आप लोगों का 3rd चैप्टर ये फिनिश होता है। यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से कंप्लीट इसमें किए हैं सब कुछ। और जहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और जिसको भी जहाँ पे भी कुछ भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये लेंथ इसलिए है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे PYQ वगैरह सब ऐड करके ही ये नोट्स रेडी किए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ। तो किसी को भी अगर नोट्स की पूरी कंप्लीट PDF चाहिए क्लास 6 से लेकर 12th तक एनी सब्जेक्ट, तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उनको उनकी तैयारी ये अच्छे से हो सके। तो आप लोगों को मिलते हैं हम कल 4th चैप्टर के साथ। आप सबको मेरा